In the last class, we were discussing about the steps in Good evening, pricing ma'am. procedure. Good evening. So in the last class, what we were discussing about the setting of steps in the pricing procedure. 1 minute. चलिए. So in the last class, we were discussing about the steps in pricing procedure. Yes, Ankit, you want to speak about it? कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? Okay, okay. तो यहाँ पर क्या क्या किस तरीके से हम प्राइस को सेट कर सकते हैं, ये डिस्कस कर रहे थे. So the first point is the target customer segment have to be identified first and their profile prepared. तो जब भी हम कभी भी कोई प्राइस सेट करेंगे तो याद रखिए कि कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस हमें ऐसा सेट नहीं करना है तो कस्टमर परचेज ना कर पाए. क्या कौन सा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट परचेज सेल कर रहे हैं और किसको सेल कर रहे हैं, ये चीज हमें ध्यान रखना है. तो सबसे पहले हमारा टारगेट कस्टमर कौन है. जैसे जब गुची हो या फिर आपका रोलेक्स वॉच था, जब वो बना रोलेक्स वॉच जाया गया तो उनका टारगेट कस्टमर प्रीमियम कस्टमर्स थे. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे टारगेट कस्टमर है कौन, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनका प्रोफाइल को रेडी कीजिए. सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठिए, नहीं तो क्लास से बाहर कर दूंगी मैं. सारे स्टूडेंट्स, everyone turn on your camera, otherwise I am going to remove that student from the class. And don't turn off your camera. I'm able to see each and every student. Remember this. Okay. So the first point is we have to target the customer. कि customer कौन है हमारे, उनके ऊपर हमें target करना है, उनको identify करना है और एक प्रोफाइल को हमें रेडी करना है कि हाई क्लास पीपल को सेल करना है, मिडिल क्लास पीपल या फिर लोअर क्लास पीपल को. ठीक है. सेकेंड जो है, मार्केट में हमें ये देखना है, कंपनी को डिसाइड करना है कि व्हाट इज द मार्केट पोजीशन ऑफ देयर कंपनी इन द मार्केट. मार्केट पोजीशन क्या है आपके प्रोडक्ट का, आपके ब्रांड का, और कितना पैसा, मतलब प्राइस इमेज क्या है आपके ब्रांड का. जैसे एग्जाम्पल में जब हम ये सुनते हैं कि भाई मिल्टन का बॉटल है, अच्छा ये 1000 रुपीज का है, हाँ ये तो बनता ही है. क्यों ऐसा हम बोलते हैं? क्योंकि मिल्टन जो है दैट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड. ठीक है, आपके बॉटल्स, लंच और ये सब चीज के लिए एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है ना. तो जिस तरीके से मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का, हमारे ब्रांड की इक्विटी होती है, वही हमारा प्राइस इमेज भी होता है. ठीक है. अगर मैं बोलूं आपको कि लावा एक मोबाइल कंपनी है और अगर वो 1 लाख का फोन बेचना शुरू कर दे, नो वन इज गोइंग टू परचेज इट. ट्रू? सही बात है ना? बिकॉज इट्स इमेज इज नॉट एज सच, राइट. सो फर्स्ट हमें पहले ये टारगेट, अपने टारगेट कस्टमर को हमें सेगमेंट करना है, पहले उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और उनके प्रोफाइल को प्रिपेयर करना है. द सेकेंड पॉइंट इज कि जो कंपनी है दे हैव टू डिसाइड द मार्केट पोजीशन एंड द प्राइस इमेज फॉर इट्स प्रोडक्ट. मतलब उसके प्रोडक्ट का प्राइस इमेज देखना है मार्केट में अपने कंपनी का. थर्ड हमें देखना है प्राइस इलास्टिसिटी को. प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि अगर हमारे प्रोडक्ट के डिमांड से, मान लीजिए कि जब हम प्रोडक्ट का याद रखिएगा, जब प्रोडक्ट के प्राइस को जब हम चेंज कर रहे हैं तो उस हिसाब से प्रोडक्ट का डिमांड अगर बदल रहा है, मान लीजिए 10 रुपए का प्रोडक्ट का कॉस्ट 5 रुपए कर दिया तो हमारे 100 कस्टमर जो है वो 200 कस्टमर में कन्वर्ट हो गए, तो इसको कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी. प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है विद द चेंज ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, विद द चेंज ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. रोल नंबर 7445. ठीक है. तो हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि हमारे पास कितने, मतलब प्राइस सेंसिटिविटी क्या है, मतलब अगर हमारे कस्टमर क्या प्राइस के चेंज होने से इफेक्ट हो रहे हैं, तो इस चीज के बारे में भी हम एनालाइज करेंगे. क्योंकि कई बार होता है कि अगर आप बिस्किट के 2 रुपए का उस प्राइस कम कर दीजिएगा तो आपके साथ 2000 कस्टमर जुड़ जाते हैं. तो ये चीज तब होता है जब आपके कस्टमर बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं. कस्टमर के प्रोफाइल प्रिपेयर कीजिए, कंपनी का मार्केट पोजीशन डिसाइड कीजिए, प्राइस इमेज डिसाइड कीजिए. थर्ड में आपका होगा प्राइस इलास्टिसिटी देखिए. फोर्थ में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. इन सब के ऊपर मैंने एक एक वर्ड में आप लोगों को ये पूरा पॉइंट करवाया था, याद है? याद है? तो आपका जो नेक्स्ट है दैट इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि कौन सा जो प्रोडक्ट, मतलब हमारे प्रोडक्ट का क्या साइकिल, मतलब क्या लाइफ साइकिल है, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल तक हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा. तो ये भी हमें कंसिडर करना है. नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज कॉम्पिटिटर्स प्राइस. See, if we are selling the product in the market,
there is no surety that we will never get any competitor. Let me tell you, when the education technology की मैं अगर बात करूं तो बायजूस जो है वो बहुत पुराना एडटेक कंपनी है, सही बात है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी वो कंपनी है, लगभग 2011-12 के अराउंड से द स्टोरी वाज स्टार्टेड, राइट। बट अगर अभी आप लोग देखिएगा ना तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आपको इतने सारे मिलेंगे कॉम्पिटिटर्स और इतनी सारी कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हैं। तो ये हमेशा होता रहता है कि मार्केट में आपके साथ कॉम्पिटिटर रहते हैं, तो कॉम्पिटिटर को हमें एनालाइज करना है, उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को चेक करना है कि क्या प्राइस जो है वो अपने प्रोडक्ट के लिए सेट कर रहे हैं। उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से वी जस्ट नीड टू सेट द प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हमें लगता है कि हमारे कॉम्पिटिटर से हम बेहतर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम अपने कॉस्ट को थोड़ा अप रख सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हम अपने कॉम्पिटिटर जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वी कैन पुट द इक्वल प्राइस और वी कैन मिनिमाइज और लेस आवर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर, आ गई बात समझ में। तो हियर इन दिस कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा आपका कि कॉम्पिटिटर के प्राइस को भी हमें एनालाइज करना है, ठीक है। उसके अलावा हमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी एनालाइज करना है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा बिजनेस इन्वायरमेंट में, आपके दो तरीके का इन्वायरमेंट जो है, दो तरीके का मेजर फैक्टर्स होता है। एक होता है आपका माइक्रो, एक होता है मैक्रो, पढ़ा है। जो मैक्रो फैक्टर्स होते हैं दैट इज अनकंट्रोलेबल, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। वी कैन नॉट एबल टू कंट्रोल the effect of the macro environment that is uncontrollable by the company, but the micro environment में जो factors हैं which we are able to control like consumers, the suppliers, the competitors, कुछ भी हम लोग थोड़ा बहुत control कर सकते हैं और decision ले सकते हैं, right? तो यहाँ पर हमें अपने environmental factors को भी analyze करना पड़ेगा, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो सेट करेंगे। जैसे अभी क्या हुआ है मैं बताती हूँ, अगर मैं लीगल फैक्टर का एग्जांपल लूँ तो जीएसटी इंडिया में आ चुका है। तो तुम लोग को बता दूं मैं कि प्राइस जो है ना वो जीएसटी के हिसाब से वैरी करने लग जाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल की बात है, मैं अपने घर के लिए फर्नीचर परचेज करने गई, तो व्हाट ऑप्शन आई गॉट फ्रॉम द सेलर दैट मैम इफ यू वांट अ जीएसटी बिल यू हैव टू पे 18% जीएसटी ओवर दिस प्रोडक्ट, राइट। So what we can say that the environmental factors also need to be considered when we are setting the product price, right? उसके अलावा जो फाइनल प्राइस है वो आपका, उसके बाद आप प्राइसिंग मेथड्स को सबको अच्छे से इवैल्यूएट कर लीजिए, फाइनल प्राइस को सेट कीजिए और उसके बाद फिर आप समय के अनुसार पीरियोडिकली अपने प्राइस को चेंज करते रहिए या फिर सेम रखिए, डायनेमिक अप्रोच अपना सकते हैं आप, ठीक है। सो दिस वन इज द लास्ट प्रोसीजर where we have to set the price and then after that we have to periodically review that pricing strategy. क्लियर हो गई बात, समझ में आया क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर चीजें देखिए, सबसे पहला हमें देखना है हमारे टारगेट कस्टमर कौन है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, वी जस्ट नीड टू मेक द प्रोफाइल एंड ऑल ऑफ द कस्टमर्स। देन वी हैव टू सी दैट व्हाट इज द मार्केट पोजीशन और ब्रांड ऑफ आवर, ब्रांड का पोजीशन क्या है मार्केट में वो देखेंगे। प्राइस इमेज क्या है, ठीक है, प्राइस इमेज क्या है हमारे ब्रांड का वो देखेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी से क्या चेंजेस आ रहा है, प्राइस के कम ज्यादा करने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है कंज्यूमर पे वो देखना है। हमारे प्रोडक्ट का क्या लाइफ साइकिल है, यानी कितने सालों तक ये प्रोडक्ट जो है आगे फ्यूचर में चल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे, उसके बाद कोई प्राइसिंग मेथड इन सब चीजों को देखते हुए अडॉप्ट करेंगे, प्राइस को सेट करेंगे और प्राइस को फिर पीरियोडिकली रिव्यू करते चलेंगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आया सबको एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? ओके, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टाइप, द स्पेशल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी व्हिच इज गिवन इन योर बुक। तो मुझे नहीं लगता है स्कीमिंग प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग पढ़ाने की जरूरत है। यस कृष्णा, यस कृष्णा बोलो बेटा। मैम माइक्रो कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक बार फिर से बता दीजिएगा। माइक्रो फैक्टर्स का मतलब होता है बेटा जो भी फैक्टर हैं, जैसे कोई बिजनेस अगर आप चलाते हो तो बिजनेस को गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इफेक्ट करती है, सही बात है, आपकी टेक्नोलॉजी भी इफेक्ट करती है, आपका सोशल फैक्टर जो डेमोग्राफिक फैक्टर है वो भी इफेक्ट करता है, कल्चरल फैक्टर है वो भी इफेक्ट करता है। तो ये सारे फैक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते हो? क्योंकि ये आपके हाथ में है ही नहीं। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाना बिजनेस के हाथ में है क्या?
नहीं है। तो वो सारे अनकंट्रोलेबल है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है जिसको बिजनेस कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल कर सकता है और उसके लिए डिसीजन ले सकता है। जैसे आपके कंज्यूमर्स हो गए, आपके एम्प्लॉइज हो गए, आपके कॉम्पिटिटर्स हो गए, तो इसको हम कहते हैं माइक्रो। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कृष्णा? हमारा जो बिजनेस फैक्टर होता है ना बेटा, बहुत डायनेमिक होता है। बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसे जीएसटी आया, पूरा बिजनेस हिल गया। मैं सही बता रही हूँ, दिस इज द कॉन्सेप्ट। आपका अगर अभी वॉर हो जाएगा, बिजनेस पूरा इफेक्ट हो जाएगा इससे। आ रही बात समझ में? नेचुरल कोई कैलेमिटी आ गया, फ्लड वगैरह आ गया, उससे बिजनेस इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस के विद इन है। जैसे आपके एम्प्लॉइज, आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, उनके लिए पॉलिसी बना सकते हो, है ना, उनके लिए स्टेप्स ले सकते हो। तो इसको हम कहते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट विच इज कंट्रोलेबल। क्लियर? क्लियर हो गई बात? समझ में आया? ओके। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है स्पेशल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी दो टाइप की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, स्कीमिंग प्राइसिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। स्कीमिंग और पेनिट्रेशन तो मुझे लगता है एकदम क्लियर होगा सबको। सही बात है? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? ओके। सो स्कीमिंग प्राइसिंग में, अच्छा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, प्योर बंडलिंग, मिक्स्ड बंडलिंग, ये सारे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो प्योर बंडलिंग, मिक्स बंडलिंग और टाइम्ड क्या होता है, ये मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। तो प्योर बंडलिंग का मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स द सेलिंग टू प्रोडक्ट्स ओनली एज अ पैकेज एंड नॉट सेपरेटली, ठीक है। जैसे मान लीजिए Abhishek Kumar, I understand that you are able to get all the points. You don't need to thumbs up all the time. Okay. So what is pure bundling? Let me tell you कि जैसे जब हमें प्रोडक्ट का ऑप्शन जो है वो इकट्ठे साथ में मिलता है। जैसे मान लीजिए इस बॉटल के साथ अगर मुझे एक जूस का पैकेट मिल रहा है और वो दोनों एक दूसरे के साथ है, बिल्कुल आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, अलग से खरीद नहीं सकते, तो इसको कहते हैं प्योर बंडलिंग, ठीक है। इट इन्वॉल्व सेलिंग द टू प्रोडक्ट्स ओनली एज अ पैकेज, यानी ये दोनों इकट्ठे या तो साथ में होगा, ठीक है, एक साथ पैकेज में बंद होगा। तुम लोगों ने देखा होगा टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश जो मिलता है, देखा है? टूथपेस्ट के साथ जो टूथब्रश मिलता है, देखा होगा तुम लोगों ने, दोनों एक ही पैकेट, एक ही डब्बे में होता है, पेस्ट भी और साथ में टूथब्रश भी, राइट। So this is known as pure bundling. This point is clear everyone? This is known as pure bundling. Clear है? Clear हो गई पॉइंट? समझ में आया सबको? समझ में आया? तो प्योर बंडलिंग में क्या होगा, जब आपके हैंडसेट के साथ जब आपको चार्जर मिलता है, हैंडसेट के साथ ही चार्जर एक ही साथ मिलता है, एक ही पैकेट में, हैंडसेट के साथ मोबाइल के साथ आपका चार्जर साथ में मिलना, दैट इज प्योर बंडलिंग। क्लियर? क्लियर हो गई बात? समझ में आया? ठीक है। सो इसको हम कहते हैं प्योर बंडलिंग। अब होता है एक मिक्स्ड बंडलिंग। अब मिक्स्ड बंडलिंग क्या होता है, इसमें आपका इन्वॉल्व द सेलिंग द प्रोडक्ट सेपरेटली एज वेल एज बंडल। अब मैंने तुम लोग को बंडल प्राइसिंग तो करा दिया है, लेकिन इसको भी थोड़ा समझ लो। जब प्योर बंडलिंग होगा तो वो जो प्रोडक्ट है वो आपका सेपरेट नहीं होगा आपके मेन प्रोडक्ट के साथ। टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश मिल रहा है तो क्या बोलोगे, टूथब्रश रखो टूथपेस्ट ले जाऊंगा, नहीं बोलोगे ना ऐसा, दोनों ले लेंगे, ले लेंगे ना दोनों। तो दिस इज प्योर बंडलिंग। क्लियर? अगर आपको फ्री वाला ऑप्शन नहीं चाहिए या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट वाला ऑप्शन नहीं चाहिए तो अलग से खरीद लो, दूसरा टूथपेस्ट खरीद लो। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट होता है मिक्स बंडलिंग। मिक्स बंडलिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द सेलिंग प्रोडक्ट सेपरेटली एज वेल एज बंडल। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है कि मैकडोनल्ड गए, मैकडी गए, कितने लोग गए हो मैकडोनल्ड, मैकडी कितने लोग गए हो? बाकी हाँ, यहाँ तो गए होगे, घूमने फिरने खाने में तो सबको इंटरेस्ट है। चलिए, तो आपका जो मिक्स बंडलिंग है, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन है। अब जैसे मैकडी में क्या होता है ना, मील का ऑप्शन होता है, उसको कहते हैं इकोनॉमी मील। आपको एक बर्गर मिलता है, फ्रेंच फ्राइज मिलता है और एक कोक मिलता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं मील। अब उस मील में अगर आप क्या कर सकते हो, वो मील भी आप ले सकते हो, वो मील भी ले सकते हो। उस मील को जब आप लोगे तो आपको 100 समथिंग में तीनों चीजें आ जाती हैं। या तो बर्गर अलग से भी खरीदो, कोक अलग से भी खरीदो, फ्रेंच फ्राइज अलग से भी खरीदो, कोई ऑप्शन आपके पास, दोनों ऑप्शन है।
या तो मील खरीद लो कॉम्बो पैक, या तो फिर अलग अलग खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात समझ में? दिस पॉइंट इज क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? तो इसको कहते हैं हम मिक्स बंडलिंग, वेयर यू हैव ऑप्शन फॉर बोथ थिंग, either you can purchase the combo or either you can purchase the item together or either you can purchase the item separately. So that is known as mixed bundling. क्लियर हो गई बात? अब बस मिक्स बंडलिंग वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल बंडलिंग में ही आ जाएगा, जो मैंने आप लोगों को बंडलिंग बताया था कि जब हम एक से ज्यादा आइटम खरीदते हैं तो हमें थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि अलग अलग खरीदोगे, बर्गर अलग से खरीदोगे 60 रुपए पड़ गया, कोक अलग से खरीदा 50 रुपीज पड़ गया, फ्रेंच फ्राइज अलग से खरीदा 50 रुपीज पड़ गया। तो 160 रुपीज जो आप लगा रहे हैं वो आपको इकोनॉमी वाले पैक में 125 और 130 में मिल जाता है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर इसको कहेंगे मिक्स बंडलिंग। अब यहाँ आपके पास दोनों ऑप्शन है, मिक्स बंडलिंग में दोनों ऑप्शन है, या तो वो प्रोडक्ट साथ खरीद लो या तो अलग अलग खरीद लो। प्योर बंडलिंग में आपके पास उसको सेपरेट करने का ऑप्शन नहीं है। जैसे एक बच्चे ने उसे मुझे बोला था कि मैम डिटॉल में 4 एक साथ पैकेट आता है, बिल्कुल दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्योर बंडलिंग। ईदर यू कैन परचेज होल सोप बट यू विल नेवर गेट वन सोप, राइट? सही बात है? क्लियर है सबको एवरीवन? ओके, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइंग। टाइंग, टाई करना, ठीक है? टाई मतलब क्या होता है? बांधना, टाइंग। तो यहाँ पर सेम वही चीज है, टाइंग इन्वॉल्व परचेज ऑफ द मेन प्रोडक्ट, टाइंग प्रोडक्ट along with the purchase of another product, tied product, which is generally an additional or a complementary product. When you buy a 3 razor, you must buy the tied product, the cartridge that fits into the razor. तो टाइंग का मतलब होता है कि जब हम किसी एक प्रोडक्ट के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट को टाई कर देते हैं, ठीक है, जो उसके यूजफुल का है। अब देखो यहाँ पर तीनों में थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देती हूँ। यस रोली, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यस बोलिए रोली। रोल नंबर 65, यस। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कीजिए खुद को और बोलिए क्या पूछना है। इसमें वो कॉम्बो के बारे में पूछ रही थी। हाँ बोलो। जैसे मैगडी या कहीं भी जाते हैं तो जो कॉम्बो पैक आता है उसी को ना बोलते हैं मिक्स बंडलिंग। हाँ देखो, जैसे कॉम्बो का मतलब वही चीज है, जैसे तुम लोगों ने पिज्जा लिया 4 का पैकेट, एक साथ कॉम्बो मिल गया 4 का, तो आप उसको अलग अलग भी खरीद सकते हो, वो चारों इकट्ठे भी खरीद सकते हो, राइट? जैसे मैगडी में मील जो है वो एक साथ भी खरीद सकते हो, वो तीनों का आपको ऑप्शन एक साथ भी मिलेगा, जिसको इकोनॉमी मील कहते हैं, या तो चाहो तो सेपरेटली भी खरीद सकते हो, तो उसको कहते हैं मिक्स्ड बंडलिंग, जहाँ सेपरेट का भी ऑप्शन है, एक साथ लेने का भी ऑप्शन है, राइट? प्योर बंडलिंग का मतलब है कि जहां आप जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है ना, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते मेन प्रोडक्ट से, वो आपको दोनों साथ में मिलेगा, ठीक है? जैसे टूथपेस्ट के साथ ब्रश मिल रहा है, आपको रखना पड़ेगा वो, ठीक है? टाइम में क्या होता है कि यहाँ पर 2 सिचुएशन होता है, मेन प्रोडक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए ये आपका हॉर्लिक्स है, ठीक है? आपका जो हॉर्लिक्स है इसके साथ आपको कप मिल रहा है, तो कप का यूटिलाइजेशन क्यों है? क्योंकि हॉर्लिक्स पिएंगे तभी तो कप का यूटिलाइजेशन है। तो टाइम में हम क्या करते हैं, मेन प्रोडक्ट के साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्री और यूजफुल प्रोडक्ट को टाई कर देते हैं, जिसका इकट्ठे एक साथ यूज हो, तो इसको कहते हैं हम टाइम। इसको क्या बोलते हैं? टाइम। जैसे प्रिंटर के साथ आपका कार्ट्रिज जो है वो साथ मिलता है, तो इसको कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? टाइम, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो टाइंग है, ये आपका जो है एडिशनल और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, इसको कहेंगे टाइंग। प्योर बंडलिंग में क्या होगा कि आपका एक प्रोडक्ट के साथ कोई भी प्रोडक्ट जो फ्री मिल रहा है, एक साथ मिल रहा है, दोनों को सेपरेट करके आप नहीं ले रहे हो, दैट इज नोन एज, यहाँ पर प्रोडक्ट रिलेटेबल भी हो सकता है और यहाँ प्रोडक्ट नॉन रिलेटेबल भी हो सकता है, ठीक है? द प्रोडक्ट कैन बी रिलेटेबल एज वेल एज द प्रोडक्ट कैन बी नॉन रिलेटेबल, ठीक है? इन द केस ऑफ द मिक्स्ड बंडलिंग, जब हम मिक्स बंडलिंग की बात करेंगे तो यहाँ जो प्रोडक्ट होगा वो आपका यहाँ पर ये आप सेपरेट भी ले सकते हो, आप इकट्ठे साथ में भी ले सकते हो मिक्स बंडलिंग में। टाइंग में प्रोडक्ट को मेन प्रोडक्ट के साथ, उसके यूटिलाइजेशन वाले प्रोडक्ट के साथ हम इसको टाई कर देते हैं, जैसे पेन के साथ रिफिल, ठीक है? प्रिंटर के साथ कार्ट्रिज, तो इसको कहते हैं टाइंग। मतलब मेन प्रोडक्ट के साथ इसका क्या है? यूज है, यूटिलाइजेशन है। जैसे रेजर के साथ ब्लेड,
अब आए पॉइंट क्लियर हुआ सबको? एवरीवन दिस पॉइंट इज क्लियर? तीनों में डिफरेंस सबको समझ आया? पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ओके, हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? रेज योर हैंड. हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? रेज योर हैंड. बताइए कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? टाइंग, प्योर बंडलिंग और मिक्स बंडलिंग में क्या डिफरेंस है? तीनों बताइए. कौन बताएगा मुझे? हैंड रेज कीजिए. यस कृष्णा, अनम्यूट योरसेल्फ, बताइए. मैम प्योर बंडलिंग में क्या होता है, जब हम कोई सामान लेने जाते हैं तो उसके साथ ये कंपलसरी है कि वो सामान आता है तो वो हमको लेना ही है. ऐसा नहीं है कि हम वो सामान छोड़ दें और कोई और ले सकते हैं. लेकिन मिक्स बंडलिंग में ये कंपलसरी नहीं है कि वो सामान आपको लेना है. आप सेपरेट भी ले सकते हैं, अलग से भी ले सकते हैं, या फिर बंडल में भी ले सकते हैं. और वही टाइम बंडलिंग में क्या होता है कि उसमें मतलब जैसे कि ऑफर रहता है या फिर कुछ ऐसा रहता है जो उससे रिलेटिव हो, सामान से रिलेटिव हो. जैसे कि वेरी गुड. हम कार लेने जाते हैं तो कार का कवर होता है, उससे रिलेटिव होता है. हाँ, रिलेटेबल होता है. हाँ, तो वो that is चीज होता है. time. Very Yes, good. ma'am. Okay, very good. Anyone else who want to give the answer of tying, pure bundling and bundling? कोई बताएगा मुझे? Yes, रुचि, बताइए. और आप कैमरा टर्न ऑन कीजिए. मैम मेरा बहुत नेटवर्क इशू होता है तो आवाज जाने अच्छा, में बहुत ठीक है, बताइए. मैम प्योर बंडलिंग में हम कह सकते हैं इसमें ऑफर रहता है कि इसमें ऑफर रहता है प्रोडक्ट बंडल का, एंड मिक्स बंडलिंग में ऑफर रहता है बोथ बंडल एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द बंडल. इसमें हम सेपरेट भी ले सकते हैं और बोथ भी ले सकते हैं, बोथ मतलब बंडल भी ले सकते हैं. और टाइम बंडलिंग में क्या होता है कि ऑफर रहता है किसी भी चीज पे, मतलब जैसे कोई भी सामान हम लेते हैं उस पे. ओके, गुड, वेरी गुड. कृष्णा, वेरी गुड. ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ तीनों का आंसर. जो आपका प्योर बंडलिंग है वो प्रोडक्ट जो है दो इकट्ठे एक साथ भी मिल सकता है, रिलेटेबल भी हो सकता है और नॉन रिलेटेबल भी हो सकता है. क्लियर है? द प्रोडक्ट कैन बी रिलेटेबल एंड द प्रोडक्ट कैन बी नॉन रिलेटेबल, राइट? In the second situation, mixed bundling, here you will get the option that you can purchase the product separately as well as non-separately. ठीक है, साथ में भी ले सकते हैं और separately भी खरीद सकते हैं. That is mixed bundling. The next point is that is tying. अब tying में क्या होगा कि you can basically purchase, जो tying है इसमें आप प्रोडक्ट जो है उस आपके मेन प्रोडक्ट के साथ कुछ उसके यूजफुल वाले प्रोडक्ट को हम टाई करके बेचते हैं. ठीक है, जैसे कि प्रिंटर के साथ कार्ट्रिज बेच रहे हैं, पेन के साथ रिफिल सेल कर रहे हैं, सो दैट इज नोन एज टाइंग. इसको क्या बोलेंगे? टाइंग कहेंगे. और यहाँ पर आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, लो कॉस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएगा. ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट है कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग और रेजर और बेट प्राइसिंग. रेजर एंड बेट प्राइसिंग एंड कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग. ठीक है, अब ये टर्म जो है ये बाकी टर्म से कैसे अलग है मैं बताती हूँ. देखो कई बार क्या होता है ना कि मुझे याद है जब मैं 5th 6th में थी उस समय जेल पेन का ना एक ट्रेंड आया था, मतलब सारे लोग जेल पेन से लिखते थे. ठीक है, तो उस ट्रेंड में मैं भी शामिल हो गई. मैंने फर्स्ट टाइम एक जेल पेन खरीदा और वो भी 10 या 15 रुपीज का खरीदा था मैंने, 10 रुपए का मुझे याद है. जब वो पेन खत्म हो गया तब मैं मार्केट में जब गई तो मुझे जानकर काफी हैरानी हुई कि वो पेन का कीमत 10 रुपए था लेकिन उस जेल रिफिल का कीमत 20 रुपए था. कुछ समझ आया ये कॉन्सेप्ट? यानी कि वो जो पेन है वो बिना रिफिल का क्या उसका कोई यूटिलाइजेशन है? नहीं है ना. तो यही सेम चीज कंपनी समझती है कि भले मेन प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है वो भले पेन हो लेकिन पेन विदाउट रिफिल इज 0. ठीक है, तो यहाँ कंपनी क्या करती है वो मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट लो कर देती है. यानी कि पेन का कॉस्ट लो कर दिया लेकिन उसके साथ का जो यूटिलाइजेशन वाला प्रोडक्ट है यानी जो रिफिल है उसका कॉस्ट हाई कर दिया. So this is a marketing strategy where you are going to purchase the product because the price of the main product is very high, very low. ठीक है, मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत लो है तो हमने उसको खरीद लिया. अब उसको जो हर महीने रिफिल की जो रिक्वायरमेंट है वो आप खरीदोगे ही, क्योंकि पेन को आप फेंक तो नहीं सकते बिकॉज रिफिल नहीं है. तो
कॉन्सेप्ट समझ आया? यही कॉन्सेप्ट कंपनी ने प्रिंटर के लिए भी यूज किया था। प्रिंटर का कॉस्ट लो कर दिया और कार्ट्रिज का कॉस्ट हाई कर दिया। कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया? क्योंकि आप जब प्रिंटर खरीदोगे तो कार्ट्रिज तो खरीदोगे ना, प्रिंटर की आरती तो उतार नहीं सकते हम लोग मॉर्निंग में कि वो अपने आप चलना शुरू करेगा। इज इट विल वर्क विदाउट कार्ट्रिज? इट विल वर्क? डेफिनेटली नो, right? So but if for increasing the sale, what company started doing? They started selling printer at low cost because automatically with the sales, the number of, जब सेल्स आपका बढ़ता जाएगा प्रिंटर का, तो आपकी कार्ट्रिज का भी सेल ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। क्लियर हो गया? दिस पॉइंट इज क्लियर? तो इसको कहते हैं कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, जहां पर कुछ कंपनीज क्या करती है, बेसिक प्रोडक्ट में मार्जिन और प्रॉफिट को कम कर देती है और उसके साथ यूज होने वाले प्रोडक्ट की कॉस्ट को हाई कर देती है। जैसे कंप्यूटर का प्रिंटर जो है दैट इज प्राइस चीप एंड कार्ट्रिज का जो कॉस्ट है दैट इज वेरी हाई। ठीक है, तो ऐसे केस में कस्टमर को तो लेना ही पड़ेगा, जब प्रिंटर खरीदा है तो कार्ट्रिज खरीदेगा ही खरीदेगा, उसके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। तो इस मेथड को हम कहते हैं रेजर एंड बेट मार्केटिंग। ठीक है, अब किसी ने पुराने टाइम पे जो रेजर आता था वो ब्लेड लगता था उसमें, ठीक है, अब ऑब्वियसली उस रेजर का यूटिलाइजेशन ही नहीं है ब्लेड के बिना, तो रेजर का कॉस्ट लो कर दिया, ब्लेड का कॉस्ट हाई कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपके दोनों प्रोडक्ट सेल हो गए। समझ में आया? अब इन्वर्टर का भी एग्जांपल ले लो, इन्वर्टर बिना बैटरी का कुछ यूटिलाइजेशन है क्या? नहीं है। तो इन्वर्टर जो है ना वो 5-7-8 हजार में मिल जाता है, बैटरी उसका 15 से 20 हजार में मिलता है, बताइए बात है ना। तो दिस कैपिटल प्राइसिंग इन विच द कंपनी इज गोइंग टू लो द बेसिक और मेन प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ द यूटिलाइजेशन प्रोडक्ट इज वेरी हाई। जो उस कॉस्ट उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करने का वो हाई है, क्योंकि अगर पेन खरीदा है तो रिफिल डाल के ही पेन यूज होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? This step is clear? Okay, who is going to tell me about the captive product pricing or razor or bid pricing? कौन बताएगा मुझे? हैंड रेज कीजिए। यस कृष्ण, आज लगता है पूरा आ देगा कृष्णा, वेरी गुड। मैम क्या कैपिटल प्रोडक्ट जो होता है ये वो चीज होता है, कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है। यस मैम, ये वो चीज होता है जैसे कि हम कोई मेन प्रोडक्ट लेते हैं उसका कॉस्ट लो कर दिया रहता है और जो उसके साथ यूज होने वाला प्रोडक्ट होता है तो उसका जो रेट होता है वो हाई कर दिया रहता है। जैसे कि हम बंदूक लेते हैं तो उसका रेट जो होता है वो कम कर देता है और उसका जो होता है उसका जो होता है वो हाई कर दिया रहता है। मतलब ये सीधे राइफल पे चला गया, वेरी गुड गुड। Okay, rifle without bullet is not utilized. You want to say that? Yes, Good. ठीक है. Yes, Vaishnavi. Yes, Vaishnavi. Unmute yourself. यस मैम, कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग में होता है कि जब प्राइस ऑफ द मेन प्रोडक्ट को लो कर दिया जाता है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के प्राइस को हाई कर दिया जाता Very है, good. तो अल्टीमेटली हम लोग को मेन प्रोडक्ट के यूज के लिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट खरीदना जरूरी हो जाता है, इससे कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो जाता है। Very good. So I think this captive product pricing is clear to everyone. This point is done. Point is clear. Okay. So let's move toward the new chapter. अब हम लोग नए चैप्टर की तरफ मूव करते हैं और हमारा जो चैप्टर है दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन। आपका ये एक नेक्स्ट पी है जिसको हम कहते हैं प्लेस। तो यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन की बात करेंगे। चलो मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ब्रेड खरीदने के लिए आसपास के स्टोर में जाते हो? ब्रेड बटर ये सब परचेज करने के लिए आसपास के स्टोर में जाते हो? अच्छा, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो अगर सुधा का पेड़ा खरीदना है तो सुधा के फैक्ट्री में जाते हैं? ये बताओ मुझे। सबने हैंड जल्दी जल्दी डाउन कर लिया। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि है ना। सो बेसिकली व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस कॉन्सेप्ट, फॉर दिस chapter, for this whole chapter. Either you will make a very good product, but if you are not able to distribute it, if the consumer is not able to purchase it, it is totally waste. True? सही बात है? सही बात है या नहीं है? सही बात है? Yes, चंदन, एक मिनट। Yes, चंदन बोलिए। You can unmute yourself.
हेलो मैम, मेरा मोबाइल अपने पॉइंट है। तो यहाँ पर वही चीजें बता रही थी, चाहे आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लें, अगर उस प्रोडक्ट को आप कंज्यूमर तक अवेलेबल नहीं करा पाएंगे, उनको नहीं पहुंचा, जैसे ये बॉटल, अगर मान लीजिए जैसे ग्लैड स्मार्ट वाटर, मिनरल वाटर क्या को जिसने भी बनाया, ये मैं तभी खरीद पाई जब ये रिटेल के पास अवेलेबल था, अदरवाइज मैं कहाँ फैक्ट्री जाती इसको खरीदने। सही बात है। सो अब फैक्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो जो भी कंपनी है, अगर उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी एक प्लेस में बैठा है या फिर उसको इंस्टॉल किया गया है, यूपी में मान लीजिए कोई वाटर प्यूरिफायर की कोई फैक्ट्री है और जिसे वो पैकेज वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को सेल कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो अब उस बॉटल को हम अगर उसी फैक्ट्री में छोड़ देंगे तो क्या वो प्रोडक्ट सेल हो पाएगा? नहीं सेल हो पाएगा। इसीलिए हमें उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मैं कोक की बात करूं, कोको कोला और पेप्सी जो है वो आपको पता है कि वो इंडियन कंपनीज नहीं है। इंडियन कंपनी है? इंडियन कंपनी है? नहीं है। तो क्या अगर यूएस ने उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका नहीं बनाया होता, तो क्या हम आज कोक और पेप्सी कंज्यूम कर पा रहे होते? नहीं कर पाते। सही बात है। तो डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन इज अ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन। ये प्लेस से रिलेटेड है कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे ट्रांसपोर्ट करें, वेयर हाउस को कैसे यूटिलाइज करें और कौन से चैनल के थ्रू अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाएं। ठीक है, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो सबसे इजी डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज मैन्युफैक्चरर। That is manufacturer. एक मिनट। Then it is going to distribute or transfer to the wholesaler, and after wholesaler it is going to distribute to retailer, and after retailer it is going to reach the consumer. So this is a basic supply chain through which the products from the producer it is reached to the consumer. ठीक है, और अभी सबसे ज्यादा जो अप्रोच चल रहा है that is D2C, यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर। ये ई कॉमर्स वाली जो कंपनीज है ना, ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाले अप्रोच को बहुत ज्यादा अपना रही है, और इसको हम कहते हैं जीरो लेवल चैनल। इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो लेवल चैनल। ठीक है, आगे बस समझ में यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? एवरीवन, चलिए क्लियर, डन, यहाँ तक समझ आया जो मैंने थोड़ा सा चैनल के बारे में बताया आपको। तो डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन की अगर मैं करूँ तो देखो, हर प्रोडक्ट जो है उसका अलग अलग सेलिंग क्राइटेरिया है। अगर मैं तुम लोग को बोलूं मैगी के बारे में, अगर मैं तुम लोग को बिस्किट बोलूं, तुम लोग को ब्रेड के बारे में बोलूं, या फिर मैं चॉकलेट्स वगैरह के बारे में बोलूं, तो दीज आर द एफएमसीजी प्रोडक्ट। इनको हम कौन सा प्रोडक्ट करते हैं? कहते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स इसको हम कहते हैं। ऐसे गुड्स की रिक्वायरमेंट लगभग, ऐसे गुड्स का डिमांड हर जगह पे है। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट को बेसिकली कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हम इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हम हर एक छोटे मोटे दुकान से लेकर बड़े बड़े मॉल तक इन प्रोडक्ट को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑडी की, तो ऑडी का जो होगा वो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि हर एक कोई पहले ऑडी को खरीदेगा नहीं। चलते फिरते जैसे गुड डे बिस्किट 10 रुपए का खरीद लेते हैं, ऑडी तो खरीद नहीं सकते हैं कि चलो 10 रुपए दिया ऑडी खरीद लिया, इट इज नॉट पॉसिबल। तो जो ऑडी के कस्टमर्स है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो इनके लिए हम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि बहुत कम उसके हम शोरूम को ओपन करते हैं, मतलब बहुत रेयर जगह पे। जैसे ऑडी का शोरूम पटना में तो है भी नहीं, ऑडी का शोरूम आपका रांची में तो है लेकिन पटना में वो नहीं है। ठीक है, तो किसी एक रीजन में हम एक आध दो स्टोर को खोल दे, ओपन कर देते हैं, ताकि कुछ जो हमारे कस्टमर्स है वो वहां से प्रोडक्ट को परचेज कर ले, कार को परचेज कर ले। तो उसके लिए हम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कुछ ऐसी ब्रांडेड कंपनी है जो सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज करती है, जैसे कि बाटा। आपके सिर्फ और सिर्फ बाटा के जो शोरूम है वहीं पर आपको बाटा का शूज अवेलेबल होगा, और ये मार्केट एरियाज में कुछ अलग अलग जगह पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट मिल जाएगा। सही बात है, क्लियर है? तो इसको हम कहेंगे सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन तीनों के बारे में हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज द एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिएगा, एफएमसीजी गुड का डिमांड मार्केट में बहुत हाई है, इसीलिए एफएमसीजी गुड्स के लिए हम इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज करते हैं। चलिए, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो आपकी कंपनी का सक्सेस जो है वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन से भी पता लगता है।
ठीक है। अगर आपने कंपनी में चाहे कितनी भी बेहतरीन और बेटर प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर इफेक्टिव नहीं है और कंज्यूमर के पास आपके प्रोडक्ट की जगह कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट जा रहे हैं, तो इसका मतलब यू आर लूजिंग द कस्टमर। सही बात है। तो अपने ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हमें क्या रखना है, हमें बहुत स्ट्रांग रखना है, ताकि कॉम्पिटिटर से ज्यादा बेहतर और इफिशिएंटली हम अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा पाए। आ गई बात समझ में सबको? एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं, एक मिनट, चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर फिलिप कोटलर जो है, अच्छा फिलिप कोटलर के बारे में सुना है ना सबने? फिलिप कोटलर कौन है? फिलिप कोटलर इज अ फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। याद रखिएगा, फिलिप कोटलर इज अ फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। फिलिप कोटलर की बुक भी आती है, कभी पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि फिलिप कोटलर जो है वो क्या कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग चैनल जो है वो सेट है इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का। सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जहां पर आपका जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, वो होलसेलर से कहीं भी लिंक नहीं है। ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है और ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। आई बात समझ में? तो इट इज अ सेट ऑफ द इंटरडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। यहाँ इंटरडिपेंडेंट का मतलब तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, लेकिन काम ये अपना अलग अलग कर रहा है। दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट। कंफ्यूज मत होना। इंटरडिपेंडेंट यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, लेकिन होलसेलर जो है वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करता है। आप उनके साथ डील कीजिएगा, वो आपके प्रोडक्ट को आगे सेल करेंगे, आपके प्रोडक्ट को रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपका प्रोड्यूसर होलसेलर पे डिपेंड करता है, होलसेलर रिटेलर पे कंज्यूमर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वॉल्व होता है प्रोडक्ट को, सर्विस को फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचाने में। तो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय द बेसिकली फिलिप कोटलर। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वाला टर्म यूज मत करना, मुझे वो दिखा नहीं इंडिपेंडेंट मुझे लगा। तो इट इज इंटरडिपेंडेंट यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे होलसेलर पे आपके रिटेलर डिपेंडेंट है, रिटेलर पे आपके कंज्यूमर डिपेंडेंट है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर पे डिपेंडेंट है। तो ये एक सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वॉल्व होता है प्रोडक्ट को बनाने से लेकर के कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए। तो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय द फिलिप कोटलर। सो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा। सारे बच्चे कैमरा टर्न ऑन करके बैठो। अब इंपॉर्टेंस क्या है, आपके फंक्शन क्या है चैनल का? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द चैनल? ठीक है। सबसे पहली बात, प्रोवाइडिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। प्रोवाइडिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। अच्छा, तुम लोग में से ऐसे बहुत सारे होंगे ना, जैसे मैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब मैं कोई आसपास लोकल स्टोर पे जाती हूँ, तो अगर मुझे मान लीजिए कोई बिस्किट परचेज करना है, ठीक है, तो मुझे स्नैक्स बहुत पसंद है, तो मुझे बिस्किट खरीदना है और मैंने जैसे बोला बॉर्बन कि भाई मुझे बॉर्बन बिस्किट चाहिए। मान लीजिए अभी तो खैर मार्केट में बॉर्बन, हाइड एंड सीक, ओरियो ये सब तो बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि मैंने कहीं बॉर्बन खाया होगा और मुझे वो बहुत पसंद आया बिस्किट। तो मैं स्टोर में गई, रिटेल स्टोर में गई और मैंने बोला कि भैया मुझे बॉर्बन चाहिए। उसने कहा मेरे पास नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा मार्केट डिमांड में है, देखिए सब लोग पसंद कर रहे हैं। अब मेरे जैसे 5 कस्टमर आ गए किसके पास? रिटेलर के पास, और उन्होंने ये बॉर्बन बिस्किट का डिमांड कर दिया। अब रिटेलर के दिमाग में क्या आया कि भाई इस प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड है, तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी अबाउट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज गोइंग टू ट्रांसफर टू द रिटेलर, राइट? नाउ रिटेलर इज गोइंग टू आस्क फॉर दैट बिस्किट टू द होलसेलर एंड होलसेलर आर गोइंग टू स्पीक अबाउट दैट टू द मैन्युफैक्चरर। तो कहीं ना कहीं बिकॉज यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम द कंज्यूमर टू द मैन्युफैक्चरर एंड मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। ठीक है। तो चैनल जो है वो आपके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। कस्टमर को पता होता है कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट मिल रहा है और उसका वो डिमांड करता है, उसका वो प्रेफरेंस बताता है। कॉम्पिटिटर जो है वो न्यू प्रोडक्ट लेकर आता है और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंज्यूमर कई बार कंपनी तक पास ऑन करती है और कई बार कंपनी वो कंज्यूमर तक पास ऑन करती है। तो देयर इज अ ट्रांसफर और इट इज ऑफ प्रोवाइडिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो फ्लो जो है मार्केट इंफॉर्मेशन वो इसलिए होता है क्योंकि कंज्यूमर भी इंटरेक्ट करता है रिटेलर से और अपने डिमांड के बारे में बताता है एंड
जो आपका फाइनल जो आपका कंज्यूमर है, सॉरी जो फाइनल आपका मैन्युफैक्चरर है, वो भी आपको कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को प्रोवाइड करा रहा है. So this is basically providing the market information that can be possible with the channel of distribution because of the multiple organization are in between the customer and the manufacturer. This point is clear? समझ में आया सबको? Clear हुआ सबको ये point? Everyone? ये thumbs up वगैरह कुछ तो कर दो, hand raise कर, thumbs up कर दो सब बच्चे. समझ में आया? Okay, okay. Next one is promotion. Next point is promotion. ठीक है? So because channel जो है वो marketing में information तो provide करता ही करता है, promotion भी possible है. Channels जो है that is helps the manufacturer by taking on the job of promotion. तो आपका यहाँ पर आप जो है वो promotion भी करते हो. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रिटेलर जो है कई बार कहते हैं भाई आप ये वाला बॉटल ना खरीद के ये बॉटल खरीदो. ऐसा होता है आप लोगों के साथ भी. They are basically giving the advice. So why they are doing that? Because they are promoting the product of a particular type of company and the manufacturer, right? So channel जो है वो manufacturer को promotion करने में भी help करता है, वो persuasive communication करता है customer तक. Customer जो है वो product को तभी खरीदता है जब वो देख रहा है market में उस product का demand है. बहुत सारे रिटेलर्स क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए विंडो डिस्प्ले का यूज करते हैं, यानी कि जो कांच में प्रोडक्ट डिस्प्ले होते हैं, देखते हो ना कई जगह पे रिटेलर जो है ना वो पूरा एक ब्लॉक जो है वो एक प्रोडक्ट से पूरा भर देते हैं. तो वो भी एक तरीके का प्रमोशन है. ठीक है? तो होलसेलर हो सबसे ज्यादा अगर प्रमोशन कोई करता है इस पूरे चैनल में तो वो है रिटेलर. ठीक है? तो ये ध्यान रखना है हमें कि जो आपका चैनल है उसके थ्रू जो मैन्युफैक्चरर है दे आर बेसिकली प्रोमोटिंग देयर ब्रांड एज वेल. क्लियर हो गई बात? समझ में आया? सबको समझ में आ गया ये पॉइंट? ओके. नेक्स्ट वन इज channels help by contact. Channels जो है helps by reducing the number of contacts needed for reaching the consumers. ठीक है? तो no manufacturer can economically contact all the customers. The intermediaries find the consumer and do communication and selling. तो देखो अब जैसे मान लो कि एक जो है, just I am just giving the example of this contact. It is very much related with the communication. तो एग्जाम्पल में आप ये देखिए कि एक मान लीजिए पटना में एक फैक्ट्री है और ये जो फैक्ट्री है ये बना रही है मान लीजिए क्लोथ. ठीक है? अब ये फैक्ट्री जो है उसको नहीं पता है कि ये क्लोथ कौन कौन से मार्केट में प्रॉपर्ली हम सेल कर सकते हैं, प्रमोट कैसे करें. तो यहाँ पर ये एक फैक्ट्री अकेले अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली सेल नहीं कर सकता है अगर वो कॉन्टैक्ट नहीं करता है इंटरमीडियरी से. ठीक है? तो कहीं ना कहीं जो चैनल है वो रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट नीडेड फॉर द कंज्यूमर्स. बट यहाँ पर इसको पूरा का पूरा अपने से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं हर कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए. बट दिस वर्क विल बी डन थ्रू द इंटरमीडियरीज लाइक द होलसेलर्स एंड द रिटेलर्स. They don't need to communicate with every customer all the time, but for that they have intermediaries like the retailer and the wholesaler as well as some agents are also working for that. ठीक है? So easily contact can be possible from manufacturer to the customer by using the multiple intermediaries. Clear हो गई बात? समझ में आया सबको? This point is clear? Okay. Okay. Next one is breaking bulk. अब देखो breaking bulk का मतलब क्या होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं थोक. ठीक है? थोक में सामान लेना. जैसे जो होलसेलर्स होते हैं, अब जैसे मान लीजिए एक सॉल्ट का होलसेलर है. ठीक है? अब ये सॉल्ट जो है वो इस वाले फैक्ट्री में बनता है. अब इस फैक्ट्री से ये होलसेलर के पास जब आया तो ये मान लीजिए 1 लाख यूनिट बना रहे हैं और इस पर्टिकुलर होलसेलर, ऐसे तो बहुत सारे होलसेलर्स होंगे, इन्होंने 2000 यूनिट लिया. अब ये 2000 यूनिट को ये मल्टीपल आपके रिटेलर को सेल करेंगे. जैसे किसी को 100 यूनिट सेल किया, किसी को 20 यूनिट सेल किया, किसी को 250 यूनिट सेल किया, किसी को 100 यूनिट सेल किया. सो लाइक दिस दे आर गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट जिस तरीके का रिटेलर का जैसा डिमांड होगा. जैसे अगर कोई लोकेलिटी में रिटेलर है तो उसका सेल बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा और वो सिर्फ 20 प्रोडक्ट ही सेल कर पा रहा है, नमक का 20 पैकेट ही एक महीने में सेल कर पा रहा है, तो वो 20 ही प्रोडक्ट डिमांड करेगा. अगर ये बड़ा रिटेलर है और ये देख रहा है कि मैं 100 पैकेट जो है सॉल्ट का वो बेच पा रहा हूँ, तो ये 100 पैकेट का डिमांड करेगा. तो यहाँ 1 लाख यूनिट से आप देख सकते हैं कि 1 यूनिट तक, यानी एक कंज्यूमर 1 यूनिट तक जो परचेज कर रहा है
बल्क जो है वो थोक जो है वो ब्रेक करता जा रहा है। आप देख रहे हैं आप लोग ये चीज, बल्क जो है वो थोक जो है वो क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है, यानी टूटता जा रहा है। सो दिस इज नोन एज ब्रेकिंग बल्क. सो बिकॉज ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी आर एबल टू break the bulk from the manufacturer to reaching to the customer. This point is clear? This point is clear. So for today's class, I think this point is enough. So from the next class onwards, we are going to discuss about the other points, and then after that, we will move toward the channel of distribution and the types of distribution. Clear? Okay. Anyone have any doubt in any of the points, whatever we discussed in today's class? Okay. See you all in the next class.